नमस्कार, स्वागत है आपका आकार आईएएस के पॉडकास्ट सेशन में। आज के इस सेशन में हमारे खास मेहमान हैं दुर्गेश त्रिपाठी साहब। दुर्गेश त्रिपाठी एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ साथ आप आज के युवा को भी बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित और उसे मोटिवेट करने का भी काम कर रहे हैं। आपने गोरखपुर से अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की, उसके बाद आप जिंदगी के एक नए सफर पे निकलते हैं। साल 2012 में आपने बतौर इंडियन यूथ एम्बेसडर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इंडियन यूथ एम्बेसडर के तौर पे खुद को रिप्रेजेंट करना, जिसमें दुनिया भर के केवल 12 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अपने आप में वाकई काफी बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ आप एनसीसी के बेस्ट कैडेट भी रहे, नेशनल लेवल शूटर भी रहे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में साल 2018 में मेधावी छात्र संगठन में बतौर अध्यक्ष भी चुने गए। उसके साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो कि अपने बेस्ट स्टूडेंट को चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित करती है, आप उस सम्मान के भी हकदार रहे। और वर्तमान समय में आप एकल अभियान के युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। एकल अभियान जिसे भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही साथ आप एकल ग्राम संगठन के उपाध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम बहुत कुछ जानेंगे दुर्गेश सर से, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, और साथ ही साथ आज के युवा को लेकर के उनके अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या अनुभव हैं, हम उन सभी चीजों पर बारी बारी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, हम अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हालांकि मैंने बहुत सी चीजें बताई भी हैं, तो वो आप बताइए। और एकल अभियान एक्चुअली क्या है, कैसा आपका रोल है सामाजिक व्यवस्था को लेकर, चीजों को लेकर के, उसके बारे में थोड़ी बातें। जी, मुझे लगता है भाई साहब आपने बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि मेरा नाम दुर्गेश है। मैं एकल अभियान का एक कार्यकर्ता हूँ। एकल अभियान इस देश के 1,10,000 गांव में निःशुल्क शिक्षा देता है। एकल अभियान की शुरुआत हुई वनवासी समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए, कि जिनको हम साधारण भाषा में ट्राइबल्स कहते हैं, उनको हम किस तरीके से शिक्षित करें, वहां तक शिक्षा किस तरीके से पहुंचे। तो इसकी शुरुआत हुई 1989 के आसपास। इस अवधारणा पे जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर छात्र विद्यालय तक नहीं जा सकता है तो विद्यालय छात्र तक जाएगा, तो हम गांव तक गए, उन गांव के बच्चों के साथ शिक्षा साझा करने के लिए, और शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों के अंदर संस्कार भी प्रज्वलित हो। आज इस देश के करीब 1,10,000 गांव में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वहां के बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार दिया जाता है। उन गांव के लोगों को हम जैविक खेती वो करें, इसके विषय में जागरूक करते हैं। वहां पे जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी स्कीम्स चलती हैं, उसके विषय में बताते हैं। वो मुख्य धारा से किस तरीके से जुड़े, इस विषय में बताते हैं। तो कुल मिला जुला के भारत माता की जो ताकत है, जो वास्तविक हमारी भी पहचान है, हम कहीं भी जाते हैं तो इस देश को गांव का देश कहा जाता है, वो जागृत हो सके, इसके लिए एकल अभियान पूरे देश में कार्य करता है। सर, आपका संगठन जो है वो महिलाओं के लिए भी एक सराहनीय कार्य कर रहा है, जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आप अपने संगठन के अंतर्गत चलाते हैं। तो उसमें आप जो है ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था है, तो उसमें ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि उनको शिक्षा व्यवस्था तक जाने से रोकती है? तो उस चीज को आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, उसमें आपका क्या अनुभव है? अतुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है देश भर में, जो मैं देख पाता हूँ, और कई बार जिन आंखों से हम लोग देखते हैं कि इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षा है, अशिक्षा है, कि लोग शिक्षित नहीं हो रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस देश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा छोड़ के संस्कार है। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। मुझे लगता है कि इस देश में जितनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न है, वो भी शिक्षित व्यक्ति की वजह से ही है। चाहे इस देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाना हो, चाहे इस देश में सबसे ज्यादा गंदगी करना हो, चाहे नशा करना हो, आपको अधिकांश वही वर्ग दिखेंगे जो शिक्षित हैं, मगर शिक्षा के साथ संस्कार सम्मिलित नहीं है। गांव के लोग शिक्षा और संस्कार दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि गांव के लोगों में जो शिक्षा है, वो शायद आज हमें भी सीखने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग अगर अपने गांव को एक बार देखें तो हमें दिखेगा कि हर पर्व पे हमारी घर की माताएं पेड़ के पास जाती हैं और धागा बांधती हैं। उस पेड़ को काटना हमारे लिए मना है।
मगर शहरों में वही फ्लैट बनाने के नाम पे वो पेड़ काटे जा रहे हैं। हम देखेंगे कि शहर के जितने युवा हैं, शहर के जितने लोग हैं, उनको गर्मियों में वाटर पार्क जाना है। Exactly. और हमारे जो गांव के लोग हैं, उनको छठी मैया की जाके उसी गांव में नदी में जाके नदी में पूजा करनी है, पूजा करनी है, तो एंजॉय करना, उसी का सम्मान करना है। उनको सूर्य की उदय होते हुए भी पूजा करनी है और सूर्य के अस्त होते हुए पूजा करनी है। तो वो प्रकृति के साथ जिस तरीके से जुड़े हैं, वो भारतीय धरोहर को और बढ़ा रहे हैं। गांव में जो पहले मुझे लगता है कि एक विचारधारा थी ऐसी कि घर की महिलाएं नहीं निकल सकती हैं, नहीं पढ़ सकती हैं, अब मुझे लगता है कि इस बीच में वो अवधारणाएं पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं। और वास्तव में मैं कहूं तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने देश की प्राचीनता को देखेंगे, हम अपने देश की प्राचीनता को समझेंगे, तो हमारे देश में शिक्षा के लिए कोई भगवान नहीं है। हमारे देश में शिक्षा के लिए माता सरस्वती जी हैं। हम वहां पे भी महिला को ही देखते हैं, माँ को ही देखते हैं शिक्षा के लिए। हमारा ही एक ऐसा देश है, मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारा एक ऐसा धर्म भी है जिसमें शिक्षा के लिए भी अगर उसकी दक्षता देखनी हो तो एक माता को ही बैठना पड़ा, आदि शंकराचार्य जी के सामने भी। Exactly. जब उन्होंने कहा कि मैं करूंगी शास्त्रार्थ, तो हम उस देश से आते हैं, उस संस्कृति से आते हैं। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो बोलने की एक स्किल होती है वो एक माँ से ही डेवलप होती है, क्योंकि सबसे पहला शब्द भी वो माँ ही बोलता है, तो उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका रहता है। तो और आपने जैसा बोला सही भी है कि एजुकेशन में फीमेल में बेसिकली जो है लिटरेसी रेट बढ़ा भी है, मेरे पास ऐसा कुछ डेटा भी है। तो अगर बात करें इसे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो महिलाओं का जो एक लिटरेसी रेट है तो वो पुरुषों के कंपैरिजन में 64% है, और पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है वो 80% है। तो वो चीजें बढ़ी हैं, लेकिन अब ये जो सरकारी आंकड़े हैं या जो किताबी आंकड़ा है कि 64% महिलाएं जो हैं भारत में शिक्षित हैं, तो शिक्षा व्यवस्था ने उनमें किस तरीके के बदलाव लाए हैं और वो किस तरीके से अपनी जो करियर ऑप्शन की उनकी अपॉर्चुनिटी है, चीजें हैं, वो उसको किस तरीके से देख पाती हैं। क्या ऐसा तो नहीं कोई बैरियर उनके बीच में खड़ा है या उनको सामाजिक व्यवस्था की रोक रही है कि आपको केवल नाम मात्र की शिक्षा मिल गई, उसके बाद में फिर आपको आगे वही चूल्हा चौका बर्तन ही करना है, आगे आपको ऐसा एजुकेशन नहीं लेनी है? तो क्या इस तरीके की धारणा दिखती है आज के समय में? मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में गुलामी की मानसिकता को हम तोड़ें, इसके लिए एक बड़ी मुहिम चली है। और वो हमारे गांव में भी, हमारे लोगों के बीच में भी, उनके मनसा में भी ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि हम उस सोच को खत्म करें। ये जिन सरकारी आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि संगठन के इस दायित्व के नाते मुझे कई बार गांव में जाने का मौका मिलता है, और वहां जाके मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि जब गांव के सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक सखी होती हैं जी, वो जाके सबको मोटिवेट करती हैं। वो जाके उन सबको अगर कोई छोटा मोटा लोन चाहिए तो वो भी दे देती हैं। अच्छा। वो जाके वहां के लोगों के साथ बात करेंगी। तो सखी एक बहुत अच्छी एक केंद्र सरकार की एक तरीके से कहें तो एक बहुत अच्छी पहल है कि एक लोगों के साथ मिलके महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं। अगर हम अपनी लखनऊ की बात करें, हम अभी लखनऊ में बैठे हैं, आप हजरतगंज में चले जाइए, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी शायद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम होगी, मगर वो आर्थिक रूप पे एक एमटेक केवल व्यक्ति से ज्यादा कमा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर व्यवहारिक गुण है। और उसके साथ ही साथ मुझे लगता है शायद स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, वो भी महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। जी बिल्कुल। अगर उनके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट है तो उसको भी, जैसे आप संगठन चला रहे उसके आधार पर या सरकारी सहायता के आधार पर, वो उस चीज को अपना इंप्रूव कर सकते हैं और फाइनेंशियली डेवलप हो सकते हैं। और एक रिपोर्ट भी थी कि बैंकें जो हैं तो स्वयं सहायता समूह के लिए अगर लोन देना प्रेफर करते हैं तो महिलाओं को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि महिलाएं लोन समय पे चुकता कर देती हैं। एक पुरुष जो है वो बड़ी मजेदार चीज आप और अगर अभी इस बीच में नोट करें जी, मैं भी एक ऐसी डाटा देख रहा था तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो केंद्र में सरकार आई, इसके आने के बाद से इस देश में तलाक की दरें बहुत घटी है। जी जी। मेरे मन में आया कि केंद्र में सरकार आने से तलाक की दरें कैसे घट सकती हैं जी। तो मुझे ये बात समझ में आई कि तलाक की दर घटने के पीछे एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जो घर मिल रहे हैं वो सब महिलाओं के नाम पे आवंटित होते हैं। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं मिलती हैं वो महिलाओं के नाम पे आती हैं। आपका खाता खुलता है, जो भी पैसा आ रहा है महिलाओं के नाम पे। आपका गैस सिलेंडर आ रहा है महिलाओं के नाम पे। तो जब कभी गांव का कोई भी व्यक्ति आक्रोश में आके हाथ उठाने जा रहा होता है तो उसको याद आता है कि सब तो महिला के नाम पे, और कल को अगर इससे तलाक कर दिया तो सब कुछ चला गया। और अगर गलती से वो बहन
कचहरी चली गई हाँ। तो जो बचा कुचा है वो भी चला गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी मुझे लगता है कि मुहिम है। और सामाजिक ग्रामीण स्तर पर भी देखा जाए तो शहरों के कंपैरिजन में काफी अच्छा खासा विकास हो रहा है उसमें। चलिए, और इसके साथ एक चीज है कि जैसे आपका जो एक रोल है एनजीओ का रोल, तो वो किस तरीके की कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि समाज में का एक दायरा और ज्यादा विकसित करें, ठीक है, और जन भागीदारी कैसे होनी चाहिए कि समाज में वो लोगों को ये बता सकें, ठीक है, कि आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए आपको क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे बहुत सी योजनाएं सरकार के आधार पे आती हैं, तो उसमें आप जो ऐसे संगठन वाले जो लोग हैं जो एनजीओ रन कर रहे हैं वही जागरूकता उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों को एक्चुअल लेवल पे जागरूकता नहीं मिलती है। तो उसमें आपका जो रोल है वो कहाँ तक इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, अगर मैं एकल अभियान की बात करूं और अभी आपने महिला सशक्तिकरण की बात की जी, उनको अगर हम साथ में जोड़े तो मैं आपको बताऊं कि एकल अभियान में करीब 75% जो आचार्य हैं हमारे 1,10,000 गांव में, जो 75% आचार्य हैं वो बहनें हैं। और उसमें भी अभियान की ये प्राथमिकता होती है कि जिसको साधारण तौर पे लोग ये कहते हैं कि एसटी और एससी कम्युनिटी, हम संगठन की भाषा में उसको शिव समाज कहते हैं, उस समाज की कोई बहन हो। हमारे प्रत्येक एकल विद्यालय में यह नियम है कि गांव के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसको अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करना है। आप सोचिए गांव में कितनी अच्छी छवि जाती होगी जब ब्राह्मण का, जब क्षत्रिय का, सबका बच्चा एक ऐसी बहन को साष्टांग प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित है, वो गांव के लोगों को निःशुल्क पढ़ा रही है, गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार। जी, तो बच्चे के मन के अंदर सिर्फ शिक्षा सबसे ऊपर है, जाति धर्म सबसे ऊपर शिक्षा है, वो भाव आए, वह संस्कार आए। तो वैसा पूरे देश में एक काम एकल अभियान कर रहा है। और सर आपका एक इम्पोर्टेंट रोल ट्राइबल कम्युनिटीज में भी है, जनजातीय समाज में भी है। तो जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमें अपने स्तर पर करने चाहिए? सरकार तो अपने स्तर पर कर ही रही है, हमारी अपनी क्या भागीदारी बनती है? अतुल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेरा इस पे व्यक्तिगत मत थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वनवासी समाज है जी वो हमारी तरफ आए जी या हम उनकी तरफ जाएं, ये सोचने का विषय है। मैं आपको एक झारखंड का प्रसंग बताता हूँ। मैं करीब 2 वर्ष पूर्व झारखंड में था। वहां पे एक आचार्य बहन जो हमारे संघ प्रमुख के दायित्व पे थी, उनसे मेरी वार्ता हो रही थी और उससे पहले वो किसी गांव के प्रवास से आए थी जो पूरे एकदम वनवासी क्षेत्र में था। मैंने उनसे पूछा कि बहन, उस क्षेत्र में जो अधिकांश आचार्य हैं वो सिर्फ एक वस्त्र धारण करके रहती हैं। हमारे क्योंकि संगठन का काम ऐसा है, वो रात रात भर बाहर है, कोई सेफ्टी के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, कभी ऐसी कोई समस्या तो नहीं आती है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, हमारे यहाँ जो वनवासी समाज के लोग हैं, जो हमारे यहाँ के जो पुरुष हैं, भले ही हमारे तन पे कपड़ा एक हो, उनकी आंख में पर्दे 4 होते हैं जी। तो वो बात मुझे वास्तव में अंदर से एकदम झिझोरी कि आप जिस मेट्रो सिटी में हम भी बैठे हैं, वहां पे भी आप समिट बिल्डिंग के आसपास चले जाए तो आपको 100 लोग ऐसे दिखेंगे जो सिर्फ किसी व्यक्ति को ये बताएंगे कि अरे तुमने क्या पहना है, ऐसा क्यों पहना है, ये कपड़े क्यों पहने। और एक वनवासी समाज की बहन ऐसा सोचती है कि वहां के जितने पुरुष हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगली बहन ने क्या पहना है, उनके अंदर, उनकी आंखों में वो पर्दा है। तो मुझे लगता है कि हमें संस्कार की वो बूटी उनसे सीखनी चाहिए, हम उनसे सीखें, हम उनकी तरफ थोड़ा झुकाव करें कि इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि हम डेवलपमेंट, अतुल जी, मानते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, खूब सारे पैसों को, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ को, और वो जो अपना जो उनको लगता है कि ये हमारे पास जो हमारी धरोहर है वो उनके लिए प्रकृति है, वो उनके लिए है कि हमारे पास अच्छे पेड़ हैं, हम अच्छे माहौल में रह रहे हैं, हम अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो वो है। तो मुझे लगता है कि किसको किसकी तरफ जाना है ये सोचना चाहिए, सोचने का विषय। और इस विश्व में अभी अगर आप देखें तो जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं अब वो मड हाउस में रहना पसंद कर रहे हैं, अब वो एकदम एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं। तो अब दुनिया तो उसी तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद अब हमें उस तरफ जाने की आवश्यकता है। उसी तरह से मुंबई का मड आइलैंड फेमस है कि अब लोग जो है सोचते हैं कि शहरों की भीड़ से निकल के थोड़ा गांव के एकांत में रहें, तो उससे ज्यादा सुकून और शांति कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये बात सही है कि वनवासी समाज से हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ आपका एक बहुत जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और एक पार्टिसिपेशन आपका रहता है वो यूथ के बीच रहता है। और आपको ने जैसा जो 2012 में बतौर इंडियन यूथ एम्बेसडर के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट भी किया है। तो और आज के समय में अगर हम एक डेमोग्राफी के जो देखें
कि यूथ को लेकर के, तो यूथ की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो आज का जो यूथ है वो भारत में उसकी तरक्की के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस दिशा में वो ज़्यादातर जाने के लिए जो है इच्छुक है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज पूरे विश्व का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है जी, वो भारत है, एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे पास इस विश्व की सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। युवा शक्ति, जी। कई बार मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ तो मुझे इस चीज की चिंता भी होती है, जिसको कई बार लोग बड़ा ग्लोरीफाई भी करते हैं, जी, कि आजकल आप देखेंगे कि बड़ा ये ट्रेंड चला है कि जितने विदेशी लोग हैं जी, वो भारतीय गानों पे आपको डांस करते हुए Exactly, दिखेंगे, exactly. भारत में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जी। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई भी ऐसा कंटेंट डाला हम्म, उसको भारत की जनता पक्का देखेगी। जी जी जी, बिल्कुल। एक दूसरा संदेश दिमाग में ये भी जाता है कि क्या भारत की जनता इतनी खाली है कि यही सब देखे कि बैठ के- कोई भी किसी ने भी वीडियो डाला तो हाँ। सबसे ज्यादा अगर ट्रेंड कराना है तो हिंदी में बोल दो, वो ट्रेंड हो जाएगा। Exactly. हिंदी गाने में डांस कर दो, वो ट्रेंड हो जाएगा। Exactly, सही बात। तो हमारी यूथ को ये बात समझनी होगी कि मोबाइल फोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल फोन हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, हम बिल्कुल। अपने जीवन में कहां तक पहुंचे हैं, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एक ऐसा देश जिसने भगत सिंह जी देखे, एक ऐसा देश जिसने स्वामी विवेकानंद जी देखे, जी, जी। जो सब गौतम बुद्ध जी जिस देश के हम कह सकते हैं कि हमारे आइडल हैं, जी, वैसे देश का युवा से 30-35 साल तक ये सोचता हुआ निकाल देता है कि हमें अभी लाइफ में करना क्या है। एग्जैक्टली सर। और जो हमारी मेन कोर है, हम्म। ये बहुत बड़ी समस्या है, मुझे लगता है, जिसपे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, गांव का कोई व्यक्ति है, एक पूरी पीढ़ियां चली आई एक कुम्हार के परिवार की, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मेरे को कोई काम करना है तो मुझे शहर में जाके एक अच्छी नौकरी करनी है, तभी वो होगा। और वो जो उसका एक पारिवारिक जो एक काम चल रहा है वो उसको छोड़ देता है, और अब अगर हमें कुम्हार चाहिए तो हम कुम्हार खोजते हैं कि कहाँ कुम्हार कहाँ से मिले, अगर कोई अच्छा कारपेंटर है तो वो कहाँ से मिले। तो जो पारंपरिक जो हमारे यहाँ बिजनेस चल रहे थे वो एकदम विलुप्त होने की कगार पे हैं, और सारा यूथ सिर्फ एक तरफ है, एक तरफ शिफ्ट हो गया। पूरा यूथ को सिर्फ ये लगता है कि अच्छा, हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जी, जी, या हम किसी बड़े कोचिंग में चले जाएं, वहां पे जाके तैयारी करें। जी। उसके साथ जो उसकी जो मेन कोर है, जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है, उसको छोड़ देता है। वो एक लग्जरियस लाइफ को पाने के चक्कर में ये सारी चीजें। और आपने ऐसा सोशल मीडिया का जिक्र किया तो उस पर एक डाटा भी है कि सोशल मीडिया के मामले में भारत में लगभग 90% जो यूथ है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जिसमें जो मेल का नंबर है वो 93% है और फीमेल का जो नंबर है वो 87% है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन यूथ की सोशल मीडिया पे है, और इसमें से 50% ऐसे हैं जिनको कि इसकी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो कर रहे हैं, उसका क्या मिसयूज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, उसके बारे में उनको नहीं पता है। बस वो केवल कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि एक फेम मिल गया, चीजें मिल गई तो वो बहुत ज्यादा आगे तरक्की करेंगे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो अब ये जो एक बहुत ज्यादा माइंडसेट यूथ का इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनको बताया जाए कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, राजनीति में भी हो सकती है, हेल्थ सेक्टर में भी हो सकती है, सिविल सर्विसेज में भी हो सकती है, टीचिंग सेक्टर में भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, केवल एक ही प्लेटफॉर्म नहीं बचा हुआ है। तो उनको किस तरीके से जोड़ें? देखिए अतुल जी, अगर हम लोग अपनी बाल्यावस्था को या अपनी युवावस्था को, जिसमें अभी भी हम लोग हैं, याद करें तो हमें अभी भी अपने मोबाइल फोन पे, अपने दिमाग में, अपनी स्मृति में करीब 50-60 अपने मित्र दिखेंगे। कहीं ना कहीं से हम इनके साथ यहाँ मिले थे, ये मिले थे। मगर ये जो अभी की जनरेशन है, जो अब इस पड़ाव पे आ रही है, इनके पास मुझे लगता है शायद एक मोबाइल फोन छोड़ के कोई नहीं है, क्योंकि पूरा समय सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे। हम सब ने एक अपने जीवन का समय, चाहे क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के, हॉकी खेल के, मैं राइफल शूटिंग का प्लेयर था तो मैंने रेंज पे जाके बिताया है। जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव चीजें हमने सीखी हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखी है। हम जीवन में बहुत बार हार सकते हैं, ये सीखा है। मगर ये जो अब जो ये पूरी एक जनरेशन आ रही है जिसका मोबाइल फोन जिसका मोबाइल फोन और मोबाइल फोन पे अपना कंट्रोल, और उसको ये लगता है कि नहीं, हम सिर्फ हमेशा जीतेंगे, और हम नहीं जीते तो हम रीसेट कर देंगे और फिर जीतेंगे। मगर जीवन वैसा नहीं है। और यही जब वास्तविक जीवन में आते हैं तो हम देखते हैं कि सुसाइड की दरें बहुत बढ़ती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि जो हमने देखा, हमने जीवन में हमेशा देखा कि हाँ, अगर हम जीते हैं तो हम हारेंगे भी। अगर हम कोई भी गेम भी जीते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो इस तरीके की चीजें करे, और उसने बहुत सी हार देखी होती है जीवन में। कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक दायरा इतना बड़ा था
कि अगर हम एक बार हारे भी तो हमारे घर परिवार रिश्तेदार एक सपोर्ट देने के लिए हमेशा जी। साथ में खड़े रहे कि नहीं, एक बार हार मिल गई तो क्या हुआ, आगे जीत फिर निश्चित होगी। ये चीजें हैं। हम लोग, अगर आप अपने घर को, हम अपने बचपन को याद करें जी तो मुझे, मेरी स्मृति में जो है वो ये है कि मुझे हमेशा रात को जाके अपने बाबा जी का पैर दबाना जी और फिर उनके साथ कोई एक कहानी सुनी। जी बिल्कुल। माता जी के पास बैठे हैं, रात को एक कोई कहानी सुनी। जितनी भी कहानियां हमारे बाबा दादी ने, हमारे घर के बड़ों ने हमें सिखाई, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी लास्ट में होती थी जिससे हम कुछ पॉजिटिव सुन के, सोच के सो रहे हैं। एग्जैक्टली। और आप ये सोचिए, आज की स्थिति ये, अगर हम भी किसी के अपने रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो हमें उसी घर का कोई व्यक्ति सिर्फ तब तक आएगा जब उसने चाय दे दिया, पानी दे दिया, फिर मोबाइल लेके चला गया। उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। और आप जाइए, खुद भी 4 लोग बैठे होंगे, चारों फोन ही चला रहे होते हैं वहां पे। और वो उसको मोबाइल फोन अपने तरीके से चला रहा है जी। उसके सोचने का तरीका, वो कैसे काम करेगा, वो वही चला रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मोबाइल फोन एक बहुत उपयोगी टूल है। अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को भी कुछ जानना हो, सीखना हो, मैं आपके ऐप के थ्रू, मैं आपके यूट्यूब के थ्रू, आपके कोचिंग के जाके कुछ पढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ। मगर अगर मैं सिर्फ उसके अधीन हो गया तो मैं अपने जीवन में कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। वही चीज है, हर सिक्के को 2 पहलू होते हैं, किसी का नुकसान भी है तो फायदा भी है। तो फायदा तो है लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। वही चीज होता है ना, दिमाग हमारा थोड़ा नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा घूमता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन में लेके चला जाता है। तो ये है कि पॉजिटिव चीजें करी जाए और कहीं ना कहीं इसके लिए जरूरी है कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, चीजें करी जाए, बेहतर हो सकता है। आपने एक जिक्र किया कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर रही है, आप कई बार हारे, फिर उसके बाद में सपोर्ट मिला आपको, आप फिर आगे बढ़े और जीते, आपने बहुत सारे अचीवमेंट जो है वो गेन करे। आज के यूथ में जो एक कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है तो वो ये है कि वो हारना नहीं चाहता है। और कई बार क्या हुआ कि अगर वो हार गया तो वो एक तरीके से ऐसा अपने माइंड में एक ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर लेता है, उसको लगता है कि जिंदगी यहीं बस खत्म हो गई, इसके आगे शायद अब कुछ भी नहीं है। तो वो एक सोसाइटल टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है यूथ के बीच में स्पेशली। ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या हमें करना चाहिए? क्या ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो ये टेंडेंसी उनके बीच में बढ़ती चली जा रही है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि व्यक्ति एक बार जीतता है जब उसका जन्म होता है। एग्जैक्टली। और वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार हारता है जब उसकी मृत्यु होती है। जी बिल्कुल। इसके बीच का जो है पूरा वो एक सफर है। और अगर हम नहीं हारेंगे किसी भी चीज में, मान लीजिए आपके परिषद का ही कोई ऐसा छात्र है जो आया, उसने तुरंत नौकरी ली, तुरंत सिविल सर्वेंट बन गया, उसको भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताने में कोई आनंद नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। एग्जैक्टली। जब तक उतार चढ़ाव ना हो। चाहता है, हम जीवन को भी अगर देखें, हम आईसीयू में लेटे हुए किसी मरीज को देखते हैं, हम देखते हैं कि कब तक जीवित है, तो तब तक ही जीवित है जब तक उसका वो दिखता है कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। वो जिस दिन स्ट्रेट लाइन होगी मतलब वो मर गया। तो हम सबको, मतलब जितने भी यूथ हैं, उन सबको मुझे लगता है कि जब ये समय आए, जब ये फेज आए कि आप हार रहे हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि हमें मजबूत किया जा रहा है। एग्जैक्टली। कि हम मजबूत हो रहे हैं अपने उस पड़ाव के लिए। हमारे मैं चाहता हूं, हमेशा ये बात अपील भी करता हूं, मैं लोगों से कहता भी हूं कि धर्म के साथ जुड़िए। धर्म ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको सिखाता है। आप देखिए, आज जो हमारे रामलला की मूर्ति है अयोध्या जी में, आप उनको भी अगर देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उनको भी कई वर्षों तक तब सिर्फ तराशा गया। हथौड़ी मार मार के तब जाके एक सुंदर सा स्वरूप बन के सामने आया। और दूसरा ये उनका वास्तविक जीवन भी बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। अगर तो सोचो कि अगर दशरथ जी के बाद में वो राजा बन जाते तो वो कोई इंटरेस्ट ही ना रहता कहानी में। तो कोई अगर हम रामायण का, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, अगर हम सिर्फ रामायण के इसी भाग को थोड़ा सा अगर यूथ समझे तो उनको समझना चाहिए कि जब आप जय श्री राम कहते हैं तो आप ये भी समझें कि जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जब उनके जीवन में इतने फेलियर्स रहे, उनके जीवन में जब उतार चढ़ाव रहे, तो हमारे जीवन में क्यों ना हो? हम तो एक आम मनुष्य हैं। और वो सारे उतार चढ़ाव हम सबके लिए आज के डेट में बहुत प्रासंगिक है। आप ये बात समझें कि अगर इस पूरे रामायण के किस्से में आप किसी भी एक भाग को उठाएं, किसी भी किरदार को उठाएं, तो आपको उनकी एक अलग खूबसूरती दिखेगी। उनके भी अप्स एंड डाउन। अगर हम किसी को कहते हैं कि अरे रामायण में इन्होंने गलत किया, माता जी ने उनको वनवास भेज दिया, गलत किया, मगर दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो आप ये लगेगा कि अगर माता जी ने उनको नहीं भेजा होता तो आज वो भगवान ना बनते। हमें ये बात समझने को मिलेगी कि उनको जब तक वो वन में नहीं गए तब तक राजा राम कहा गया, मगर जब वो वन में चले गए, जब वो जाके उस वन के जो, जिनको आप कहते हैं कि ये ट्राइबल सोसाइटी है, ये ट्राइबल समाज है, वहां पे जाके जब उन्होंने निषाद राज को गले लगाया, उनको कहा कि आप मेरे मित्र हैं, लक्ष्मण जी से कहा आप इनके पैर छुओ, तब उनको राजा कहा गया। जब उन्होंने जाके शबरी माता के झूठे बेर खाए, जिनको आज के भाषा में कहें तो एक
हरिजन समाज की हरिजन समाज, माँ के उन्होंने जब झूठे बेर खाए तब उनको भगवान कहा गया। और आज के वो लोग जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं वो कहते हैं अच्छा हमारे लिए दूसरी प्लेट लगा देना, जी, ठीक है। exactly. और वो दिन भर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करेंगे, है। मगर वो जाके कहेंगे अच्छा हमारे लिए दूसरी प्लेट। अरे राम जी ने उदाहरण ही यही दिया कि मैं भगवान ही तब बना जब मैंने माता शबरी के झूठे बेर खाए, जब मैंने निषाद राज को मित्र कहा, जब मैंने एक ट्राइबल सोसाइटी या वन में रहने वाले हनुमान जी को कहा कि ये मेरे सेवक हैं या ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे साथ के हैं। उन सबके साथ मिलके जब वो आगे बढ़े तब वो भगवान बने। आप सोचिए राजा राम के पास ये पूरा मौका था कि वो जब वन में थे वो अपनी सेना को बुलाते हैं और उस युद्ध को लड़ते हैं। मगर एक लीडरशिप का भी उदाहरण है कि वहां से उन्होंने वहां के वन के लोगों को प्रेरित किया, उनको तैयार किया, फिर युद्ध लड़ा और युद्ध को जीते। तो वही चीज है कि समाज में एक चीज है कि समानता मेंटेन करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी छोटा बड़ा या जाति धर्म के आधार पे चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और भी ऐसे जो यूथ है तो उस पे क्या होता है कि फैमिली की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली इंपोज करेगी कि तुम्हें नहीं इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में भी है, कई सारे बच्चे आते हैं, उनका मेन इंटेंशन है कि उन्हें सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, लेकिन पेरेंट्स का कहीं ना कहीं मन नहीं होता। वो अगर उसके फादर मेडिकल लाइन में है तो सोचेंगे बच्चा हमारा डॉक्टर ही बने, अगर वो सीए है तो सोचेगा बच्चा सीए बने। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है जो बच्चे पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। तो फैमिली का क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, उन्हें कैसे समझना चाहिए कि उनके बच्चे की टेंडेंसी क्या है। अगर बच्चा डांस में अच्छा है तो वो अलग नजरिए से देखेंगे उसको, अगर सिंगिंग में अच्छा है तो उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। तो उस चीज को कैसे चेंज किया जाए? जी अतुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी माता पिता हैं, हमारे यहाँ पे अब कई संस्थाओं में ऐसा भी है कि माता पिता की भी काउंसलिंग की जाती है, उनके वो बताया जाता है, उनसे भी काउंसलिंग की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि युवा को एक उम्र के बाद अपने मन से जीवन में आगे बढ़ने देना चाहिए कि वो क्या चाहता है करना। और किसी भी माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसको उस फील्ड में कितना सपोर्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आज के 2-3 वर्ष पहले कोई व्यक्ति ये कहता कि मैं सिर्फ और सिर्फ दिन भर बैठ के कंप्यूटर पे काम करूंगा, मैं कोई टूल क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, शायद उसका विरोध होता। मगर आज जिसकी सबसे बड़ी प्लेसमेंट होगी वो एआई इंजीनियर की ही होगी, जो एआई के फील्ड में काम कर रहा है, अपडेट कर रहा है खुद को, जी कुछ वैसा कर रहा है। अगर किसी स्पोर्ट्समैन को लोग तब तक देखना पसंद करते हैं जब तक वो किसी मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा। अगर वो बीच की जर्नी में माता पिता अगर अप्रिशिएट ना करें तो वो जीवन भर डिप्रेस्ड हो जाता है। इवन इस जर्नी में भी जिसकी आप बात करें सिविल सर्विसेज की, इसमें बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जो परिवार का सपोर्ट ना होने के कारण अपना पूरा जीवन विषाद में, डिप्रेशन में बिता देता है। एग्जाम नहीं निकला, बहुत ज्ञान है, उम्र चली गई, अब छोटी नौकरी हम कर नहीं सकते, कोई और नौकरी मिल नहीं पाएगी, परिवार का सपोर्ट नहीं है, पूरा एकदम से डिप्रेशन में। मुझे लगता है कि सिर्फ इसको एक तैयारी की तरह, मुझको लगता है सिर्फ इसको एक प्रोसेस की तरह, मुझको लगता है सिर्फ इसको एक कि हम एक फन है कि मुझे अब पढ़ के मजा आ रहा है, मुझको ये चीज जान के मजा आ रहा है, ठीक है, मैं इसमें जाऊंगा भी तो आगे जाके मैं इस फील्ड में बढ़ के वो सेवा करूंगा, वो काम करना है। तो अगर इस दिशा में हम लोग बढ़ते हैं, इस दिशा में माता पिता भी बढ़ते हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे हर चीज में मेरा सपोर्ट किया। मैं एक समय पे स्पोर्ट्स में रहा, मेरे माता पिता ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मैंने पूरा स्पोर्ट्स का कैरियर स्विच किया, उसके बाद एकेडमिक्स में आ गया, मेरे माता पिता ने फिर मुझे सपोर्ट किया। आप सोचिए विश्वविद्यालय का एक ऐसा बच्चा जिसको यूनिवर्सिटी का सबसे प्रेस्टिजियस मेडल मिला, वो ये सब कुछ छोड़ के, अपनी विदेश की पीएचडी छोड़ के वो आके फिर पूरा फुल फ्लेज सोशल वर्क में आ जाए, और मेरे माता पिता ने उस पर भी सपोर्ट किया कि ठीक है करो। तो अगर माता पिता का सपोर्ट नहीं रहा तो आप वो चीज नहीं कर पाते, क्योंकि हर बच्चे के मन में होता है कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे माता पिता के चेहरे पे खुशी हो। तो अगर माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये, और मुझे लगता है अगर वो नहीं होता तो शायद आज भी मैं एक स्पोर्ट्समैन बन के जीवन में सिर्फ उसी एक दिशा में बढ़ते रहते आगे। मुझे ये सब कुछ देखने का, सीखने का, शायद आपके साथ बैठ के बात करने का मौका ना मिलता। तो वो चीजें हैं। और सर एक चीज ये भी है कि जैसे 2018 में आई थिंक 18 में ही था, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको जो ये जिस आप अवार्ड की आपने बात करी, चांसलर गोल्ड मेडल से, तो उससे आपको नवाजा गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप जो है मेधावी छात्र संगठन के प्रेसिडेंट भी रहे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक माहौल है, बहुत अच्छा सा माहौल है कि जितने भी यूपी के बच्चे हैं वहाँ पे आते पढ़ते हैं। तो एक बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल करियर में अपना देखते हैं कि हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, पॉलिटिक्स में हमें करियर बनाना है। तो पॉलिटिक्स को एक करियर की तरह देखना और पॉलिटिक्स को एक पब्लिसिटी की तरह देखना,
उन दोनों में क्या फर्क है, और क्या अगर हम पॉलिटिक्स को एज ए करियर ले रहे हैं, राजनीति को, तो क्या उसमें बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और उसको किस एक पॉजिटिव अप्रोच में ले सकते हैं? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आ पाया। विश्वविद्यालय मुझे मेरा भी सर वही कर रहा है एक्सपीरियंस। और मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, जब मैं नया नया लखनऊ आया था जी जी मेरे एक मित्र हैं दुर्गानंद जी मैं उनसे निवेदन करता था कि एक बार आप मेरे को विश्वविद्यालय का परिषद घुमवा दो जी। और वो मुझसे कहते थे नहीं नहीं परमिशन नहीं है, बिना आई कार्ड के आप अंदर भी नहीं जा सकते हो। मेरा इतना मन होता था कि एक बार काश मैं विश्वविद्यालय घूम लूं। ये मेरे को लगता है 2010-11 की बात होगी जी। और फिर भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ, महादेव का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, उसी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें, अब जैसे आपने राजनीतिक बात की, तो वहां का भी बहुत अच्छा इतिहास है। जी जी। मैं जब देखता हूँ अपने विश्वविद्यालय को, अपने विश्वविद्यालय के छात्र नेता जिनको हम कहते हैं उनको भी देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकांश जो युवा हैं, जो ये कहते हैं कि मैं अपना कैरियर, जो शब्द आपने कहा, वो पॉलिटिक्स में चाहता हूँ, तो वो उसको एक सेवा के पथ पे लेके आगे बढ़ते हैं। डजेंट मैटर कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, वो सेवा के पथ पे बढ़ते हैं। आज आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र जो राजनीति में जाना चाहते हैं, वो दिखेंगे कि मलिन बस्तियों में जाके वहां के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो दिखेंगे कि सर्दियों में जाके क्लोथ डोनेट कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जाके बांट रहे हैं, वहां के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो वो उनके अंदर मनोभाव है। हाँ, अगर हमारा विश्वविद्यालय छात्र संघ को प्रारंभ कर दे, मैं खुद उस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, मगर अगर छात्र संघ प्रारंभ हो जाए तो इन सभी युवाओं को एक पंख मिले, और जितने पॉजिटिव लखनऊ विश्वविद्यालय में जो युवा हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के आसपास के लोगों के लिए, वहां की शिक्षा के लिए, तो उनको कुछ करने का मौका मिलेगा। अच्छा सर, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक जो है भैया जी वाली राजनीति थोड़ा चलती है कि आपने 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, भैया जी जिंदाबाद, भैया जी हम साथ हैं, चीजें वाला चलता है ट्रेंड। बहुत मैंने भी उस चीज को काफी एक्सपीरियंस किया है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, शायद जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक अच्छे खासे यूथ को एक अलग डायरेक्शन में जो है वो डाइवर्ट कर रहा है। डाइवर्ट इन द सेंस ये है कि कई लोग जो हैं गुंडागर्दी वाली चीज़ों को प्रमोट करते नजर आएंगे थोड़ा बहुत, कहीं फिरौती वाली चीज़ों को, कहीं अननेसेसरी कोई भी इंसिडेंट हो गया तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े में शामिल होना, या किसी तरीके की अशांति व्यवस्था को फैलाना, अराजकता को फैलाना, इस तरीके की चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं। तो वो एक तरीके से कहना है कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जो एक करियर की तरह या फिर एक सेवा की तरह लोग देख रहे हैं, उस पर कहना कि क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। तो उस पे बच्चों को या यूथ को कितना समझने की जरूरत है अभी के समय? देखिए, जो आपने ये बात कही भैया जी वाली वो तो वास्तव में है विश्वविद्यालय में, मगर मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगा कि जब से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर SP सिंह जी वाइस चांसलर बने थे, जी जी, मैं उसी समय रहा विश्वविद्यालय में। उसके बाद से अभी तक मैं जितना देख पाता हूँ, मुझे कभी नहीं दिखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय का कोई भी ऐसा छात्र नेता जो फिरौती की होड़ में हो, जो बैनरबाजी की होड़ में हो, जो दबंगई करने की होड़ में हो। और मुझे लगता है शायद इस देश की पॉलिटिक्स में भी वो होड़ वाला एरा खत्म हो चुका है। वो शायद था 90s में या 2000 के आसपास रहा होगा, मगर अब वो विश्वविद्यालय में नहीं है। अब विश्वविद्यालय में जो युवा इंटेलेक्चुअल है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको शायद विश्वास ना हो कि अधिकांश जो युवा आज छात्र राजनीति कर रहे हैं, वो सब अपने बैच के भी मैक्सिमम टॉपर्स हैं। एग्जैक्टली। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, वो सामाजिक कार्यों को भी पूरे मन भर कर रहे हैं, और अगर उनको विरोध करना होता है तो वो मन भर विरोध करते हैं, बिना किसी तंत्र को बाधित किए, बिना किसी भी प्रकार की आगजनी किए, बिना किसी भी तरीके का उपद्रव मचाए। और देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि जिस उम्र में ये लोग हैं, मतलब ये जो 20 से 25 साल की उम्र होती है, वो थोड़ा एग्रेशन वाला ऊर्जा उस तरीके की है। अगर उस ऊर्जा को आप पॉजिटिव पाथ में लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव बढ़ेगी, और अगर बीच में कोई वैसा ही व्यक्ति हुआ जिसने उसको नेगेटिव दिशा में बढ़ाया तो नेगेटिव दिशा में बढ़ेगी। मैं जितना अपने विश्वविद्यालय को देखता हूँ, मुझे बड़ा ही, आज मैं जिस परिस्थिति में देखता हूँ, बड़ा एक पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर अब तो है सर, क्योंकि बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पे आए हैं। और जैसे ही आपने छात्र संघ का भी जिक्र किया, तो मेरा भी अपना पर्सनल ओपिनियन है कि छात्र संघ को दोबारा से शुरू करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो प्लेटफॉर्म था, उनके जो सपने थे, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गए। और बहुत से ऐसे कि आज की केंद्र सरकार में भी
या जो विपक्षी जो पार्टियां हैं उनमें भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति शुरू बिल्कुल, करी हमारे थी। उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश हैं, पाठक जी, ठीक है, हमारे परिवहन मंत्री जी दयाशंकर जी, दयाशंकर सभी लोग जी, हमारे तो ये लोग उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ा सब हमारे उदाहरण है, विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय से ही है, तो जी। वो एक प्लेटफॉर्म अभी देने की, प्रोवाइड करने की जरूरत है। जी। ओके, तो आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर आपके अपनी जो भी चीज हो जिसमें आप देखते हैं कि आपका जो संगठन है वो किस तरीके से समाज में और ज्यादा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपकी अपनी जो भी सजेशंस हैं, एडवाइस हैं देश के लोगों के लिए या समाज के लोगों के लिए, वो आप क्या देना चाहेंगे? सजेशन तो मुझे लगता है कि मैं अभी उस मनस्थिति में नहीं हूँ कि मैं कोई सजेशन दूँ। मेरा खुद का हमेशा से रहता है कि मैं कितना सीख सकूं अपने जीवन में। जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ, अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते या सामाजिक दायित्व पे होने के नाते, तो मुझे लगता है कि किसी भी युवा के अंदर जो किसी सोशल कॉज पे काम कर रहा है, उसके अंदर कभी भी ये भरम नहीं होना चाहिए कि वो जैसे आप ज्यादातर लोगों को देखते हैं उनके अंदर एक भरम आ जाता है कि हम बड़ा महान काम कर रहे हैं, हम देश के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। जी। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने मेंटल हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे बात समझिए, मैं बड़ा इस चीज का विरोधी हूँ कई बार। जब हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मियाँ बन जाते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि हम गाड़ी में हैं, एक बाहर से कोई भिखारी आया, वो आपसे पैसा मांगता है, आपने उसको पैसा दिया और बदले में वो आपको कुछ अपशब्द बोल के चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हम सभी को ऐसा लगता है कि हम जो है हम देने वाले हैं, मगर वास्तविकता ये है कि हम मांगने वाले हैं। क्योंकि हम जब उसको पैसा देते हैं, वो बदले में बोलता है खुश रहो, तो हमको वो खुश रहो चाहिए, इसलिए हम उसको पैसा दे रहे हैं। हित छुपा हुआ है कहीं। हम ये बात भूल जाते हैं। हम जब शबरी बस्तियों में, यानी कि जिसको हम स्लम कहते हैं, हम जब वहां जाते हैं तो हमको जो अंदर से आत्मीय जो खुशी मिलती है उन बच्चों से मिलके, अगर जो व्यक्ति इस एज में या किसी भी एज में जो स्लम्स में जा रहा है, जो निर्धन की मदद कर रहा है, आप विश्वास करिए वो कभी भी अवसाद में, डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा। क्योंकि वो जिंदा दिल होते हैं इतने ज्यादा कि मतलब वो वैसे लोगों से मिल रहा है जिनके पास खाने को रिसोर्सेज एक बार का है, फिर भी खुश हैं, अपने परिवार के साथ हैं, तो वो हमेशा खुश रहेगा। हमने जब अपनी बात प्रारंभ की थी तो हमने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी बात प्रारंभ की थी, और मेरा बड़ा कई बार मैं मानसिक तौर पे भी ये चीज सोचता हूँ कि हम लोग के सोचने का जो तरीका है, शायद हम सभी को थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार करना चाहिए। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, मेरे को 2018 का एक किस्सा याद है। हमारे विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था, मैंने अपनी माता जी से साझा किया कि माँ एक कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को लेके, तो उसमें कुछ बताओ, अगर मेरे को कुछ बोलना है। मैं कई बार अपनी माँ से पूछता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर भोजपुरी में एक बात कही कि बेटवा जी पैदा करके छोड़ देलस ओके का सशक्त करबे। तो उनका ये कहना था कि जिस माँ ने आपको पैदा किया, बड़ा कर दिया, इस दुनिया में आप खड़े हो, उसको तुम क्या ही सशक्त करोगे? तो वो बात मुझे लगी कि हाँ सही बात है, हम क्या ही किसी महिला को सशक्त करेंगे। मगर आज भी आप किसी भी महिला से अगर ये बात पूछें कि महिलाओं की शक्ति को दिखाने के लिए, महिलाओं के शौर्य को दिखाने के लिए कोई कविता सुनाओ, कोई कविता बताओ, तो बताइए दिमाग में सबसे पहले कौन सी कविता आती है? लक्ष्मीबाई जी की खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। और मुझे ये सुन के बड़ा दुख होता है कि किसी महिला को अपने शौर्य को, पराक्रम को, यश को प्रदर्शित करने के लिए मर्दानी शब्द की आवश्यकता क्यों है? एग्जैक्टली वो शब्द उसमें यूज हो रहा है। अगर एक महिला अपनी आइडेंटिटी लेके चल सकती है तो उसको मर्दानी बनने की आवश्यकता क्यों है? हम एक ऐसे देश में, हम एक ऐसी सभ्यता में, हम एक ऐसे धर्म से आते हैं जहां पे शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हमें माता दिखती हैं। हमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाए गए भगवान शिव, वो भी हमको रुद्र रूप में काली माता के चरणों के नीचे दिखे। जी। अगर हमें शक्ति की बात करनी हो तो हमें माता दुर्गा दिखती है, हमें माता चंडी दिखती है। अगर हमें वैभव, ऐश्वर्य, पैसे की बात करनी हो तो हमें माता लक्ष्मी दिखती है। अगर हमें शिक्षा की बात करनी हो तो हमें माता सरस्वती दिखती है। और फिर भी हमको बोलना पड़े कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो। और अगर उस परिकल्प को हम याद करें तो हमें याद आता है कि जिस समय पे झांसी के सारे पुरुषों ने घर के अंदर रहना प्रेफर किया और एक जनानी ने तलवार लेके अपने बच्चे को बांध के न जाने कितने पुरुषों से लड़ने के लिए निकली, उसके बाद भी अगर हम उसको कहेंगे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो भी ऐसी सेना सामने थी जो के पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिकता से भरी हुई थी, उनको चैलेंज किया। तो ये सोचने की बात है। मुझे लगता है कि किसी को भी अपनी आइडेंटिटी
बदलने की आवश्यकता नहीं है। जनानी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत टर्म है, बहुत शक्तिशाली टर्म है, तो हम उसको वैसा ही रहने दें और तो सब अपनी अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। जो काम हम समाज के लिए, हम देश के लिए हम अपना काम कर रहे हैं, उस काम को करके खुश हो। जो भी व्यक्ति गर्व के साथ, जैसे भी हम लोगों ने चर्चा की कि जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो हम याद करें कि राम जी का सफर कैसा रहा। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय में हमको ये बात याद आनी चाहिए कि अगर ये देश मेरी माँ है तो इस देश में रहने वाला प्रत्येक बच्चा जो निर्धन है वो मेरा भाई या बहन है। उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वो हमारी भी है। नहीं तो ये भारत माता की जय कहना झूठा है। सही बात है। और एक सर जिक्र आपने किया ऐसे स्लम्स एरिया का, तो वो मैंने भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि स्लम्स एरिया में आप जैसे जब जाते हो तो बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है, स्किल है उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक शेप या आकार देने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, उससे वो समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकते हैं। ऐसे में क्या है कि आपका कार्य जो है वो सराहनीय हो जाता है, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से उस चीज को पूरा करते हैं। बीच में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेंडिंग चीजें होती हैं कि लोग कैमरा लेके गए वहाँ स्लम्स एरिया में गए, वहां पे उस चीज को करा, उसके बाद में वो अपनी पब्लिसिटी जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनका कोई ऐसा नहीं रहता है। दूसरा होता है कि वो पोटेंशियल और स्किल होने के बावजूद भी जब उनको अवेयरनेस नहीं मिलती है तो वो फिर क्या करेंगे, किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप मुंबई का धारावी देखेंगे तो धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वहां पे बच्चे जो है कहीं चोरी वाली इंसिडेंट में इन्वॉल्व होंगे, या भीख मांगने वाले ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऐसे चलते हैं जो बच्चों को भीख मांगने के लिए जो है प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो समाज के बहुत बड़े एक स्किल्ड पर्सन को या पोटेंशियल पॉपुलेशन को पीछे धकेल रही हैं। उनको मुख्यधारा में लाने के लिए आपके संगठन के साथ साथ में जो जन भागीदारी है उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? अतुल जी, आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल पूछा है। मैं आपको अपने मन की एक बात बताता हूँ। 2019 में लखनऊ में दंगे जैसा माहौल हुआ था, आपको याद होगा, एनआरसी वगैरह का विरोध बिल्कुल हुआ था जी। उस समय पे मुझे ऐसा लगा कि इस सब विरोध में कहीं ना कहीं हमारी भी असफलता है जी। उसमें मैं खुद को भी जोड़ता हूँ जी। मुझे इस तरीके से लगा कि मैं उस समय लखनऊ के करीब 9 स्लम के बच्चों को पढ़ाने का काम करता था जी। वो रेगुलर स्कूल जाएं, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, उनके साथ एक मेरा पर्सनल बॉन्ड बने, वो कोशिश करता था। जिन जगहों से जो युवा आके पत्थर मार रहे थे अधिकांश वो भी स्लम के ही थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी असफलता थी कि मैं वहां तक नहीं पहुंचा था। अगर हम वहां तक पहुंचे होते जी। तो उनके, आप विश्वास करिए, उन बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा भय होता है वो प्रेम का होता है जी। अब जैसे गांव में देखिए, गांव में कोई बच्चा आपको जल्दी नशा करते हुए नहीं दिखेगा। क्यों? उसके अंदर वो प्रेम का डर है कि किसी चाचा ताऊ किसी ने देख लिया तो पट्ट से डांट देंगे, पट्ट से थप्पड़ दे देंगे, अच्छे फलाने का नाती है ये कर रहा है। बिल्कुल। वो शहर में कम देखने को मिलता है। अगर वही हमने प्रेम समरसता का भाव बस्ती में अपने लोगों के साथ बैठा लिया, बना लिया, कभी वो पत्थर नहीं उठाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद वो हमारी भी कहीं असफलता थी कि हम वहां तक नहीं पहुंचे थे। तो जब हमारे जैसे युवा जो इस एज ग्रुप के हैं वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू करेंगे, वो जब उनको बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उनको जब गले लगाएंगे, जब उनको अपना बनाएंगे, जब उनके घर में बैठ के भोजन करेंगे, आप विश्वास करिए उनको कोई नहीं भटका सकता है किसी भी गलत काम के लिए। उनको पता है कि अगर कल को मैंने चोरी की तो मैं भैया से नजर नहीं मिला पाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष ही शिवरात्रि के समय पे मैं मनकामेश्वर मंदिर गया, उसके पास डालीगंज के बच्चे आके भीख मांगते हैं। करीब 12-13 बच्चे देख के मेरे को भाग गए, उनको लगा भैया को कैसे बुरा लगेगा। मैं कभी उनको कुछ नहीं कहता हूँ, मेरा आज तक का नियम है कि किसी बच्चे को भी डांटना नहीं है, उनके साथ सिर्फ प्रेम का संबंध रखना है और उनके अंदर के भागे कि अरे भैया को बुरा ना लगे, क्योंकि आप उस चीज के लिए उनको सिखा रहे हो, वही चीज वो दोबारा कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस बात नजर नहीं मिला पाएंगे। बस वो प्रेम का संबंध अगर हम इन लोगों के साथ बना सकें तो वो जुड़ सकते हैं, हाँ वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे थाली में 4 रोटी है, उनकी थाली में 1 रोटी है, तो शायद हमारे पास अधिक है, इसी वजह से उनके पास कम है। उनके पास कम है तो वो सहभागिता। मुझे ऐसा लगता है कि उस पाप में मेरी भी भागीदारी है, तो समय समय पे उसका कर्ज जो है हमें चुकाना है। अगर मैं इस देश को अपनी माँ दिल से मानता हूँ तो उनकी सेवा हम सभी को करनी है, बिना ये सोचे कि हम उनकी सेवा करें, ये सोचे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम हमारे परिवार के ही सदस्य हैं जिनके लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। सर एक चीज और भी है कि आज का जो यूथ है, मैक्सिमम यूथ जो है वो एक तरीके से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। बहुत से ऐसे मैंने भी इंसिडेंट देखे हैं कि जैसे आना होता है जाना होता है
तो मॉर्निंग टाइम में स्कूल यूनिफॉर्म में, ठीक है, बच्चे कहीं आपको सिगरेट पीते नजर आएंगे, कहीं पान मसाला खाते नजर आएंगे, तो वो चीजें दिख रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को एक क्लास समझते हैं। एक तो क्लास समझते हैं, दूसरा उनको लगता है कि ऐसा करने से उनका जो मेंटल स्ट्रेस है, चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन उस डायरेक्शन में जा रही है? जी। और जैसा आजकल के टाइम पे एक सॉरी मतलब, तो आजकल के टाइम पे ओटीटी का भी ट्रेंड है, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा चीजें दिख रही हैं, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नशे को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है जी, कि नशे को सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है जी। जैसे लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम नशे को खत्म करा देंगे, ऐसा मुझे लगता है कि नशा खत्म नहीं हो सकता है। नशे को आप रिप्लेस कर सकते हैं जी, किसी दूसरे अच्छे पॉजिटिव नशे के साथ जी। जैसे शायद आप और हम अगर कभी किसी नशे में नहीं पड़े तो इस वजह से, क्योंकि हमें एक नशा था कि शाम को आते ही क्रिकेट खेलने चल जाना है या फुटबॉल खेलने चल जाना है, उस खेल का हमें नशा था। एक उम्र के बाद व्यक्ति को सत्संग का, पाठ करने का, पूजा का नशा होता है। तो नशे को ये बहुत आवश्यक है कि हम बदलें। आज आप देखेंगे इस सोशल मीडिया, मोबाइल की होड़ में किताब का नशा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। एक समय पे हम समझते थे कि वो हमारे बीच में होती थी कि सबसे ज्यादा नॉवेल्स किसने पढ़ ली, किताबें किसने पढ़ ली, कहानियों की किताबों का कहानी किताबें, हाँ, वो चाचा चौधरी की मैगजीन कितनी पढ़ ली, उसका नशा होता था कि अब अगला एडिशन आएगा, अब हम पढ़ेंगे। तो यूथ को मना किए बिना किसी पॉजिटिव दिशा में हम कैसे लेके आए, वो जरूरी है। और ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बॉलीवुड के हैं, चाहे ओटीटी के हैं, उन पे एक लेवल पे प्रतिबंध होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं गाली देते हुए, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि हीरो नशा कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि अच्छा बुरा व्यक्ति कौन, तो अच्छा ये फलाने पंडित जी। तो ये सब चीजों पे एक कंट्रोल होना चाहिए कि उनके दिमाग के अंदर ऐसा भाव ना जाए कि नशा करने वाला, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, अच्छा वो एक्टर है, क्लासी पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो पैसे का पहचान है, वो वैभव का पहचान है, वो ना रहे। जो व्यक्ति आपको दिख रहा है कि एकदम निर्धन है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, वो फिल्म में आखिरी में एकदम ऐसे गायब है। तो ये, क्योंकि व्यक्ति ज्यादातर उन्हीं से देख रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, तो कम से कम वो उस बात को समझे और उस पे भी एक थोड़ी सी निगरानी रहे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, एक मैसेज आप हम चाहेंगे आप स्पेशली भारत की जनता को या जो गार्जियन हैं स्पेशली उनको दें। एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि जैसे बच्चा छोटा है तो घरों में क्या होता है कि जो मम्मी पापा हैं, जो मेन गार्जियन हैं, अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो बचपन से ही बच्चे को मोबाइल फोन की आदत लगा दी जाती है, स्पेशली रील्स की या कार्टून की, इन चीज़ों की। तो बच्चा क्या होता है कि शुरुआत में जैसे हम लोगों का बचपन रहा, तो बाबा दादा नाना नानी सारे लोग ना बोलना सिखाते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक भाषा शैली, वो एक जो वाणी है, उस पर हमारा कमांड कंट्रोल सारी चीजें हैं। अब आज के समय में बच्चा क्या है कि वो रील्स या कार्टून देख रहा है, तो वो वैसी ही स्किल डेवलप हो रही है उसके अंदर, वो बोल भी नहीं सही से पा रहा है, बच्चे की स्पीच थेरेपी चल रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बचपन में ये चीजें फेस कर रहा है तो एक बहुत बड़ा यूथ जो है वो प्रभावित हो रहा है। और यूथ, जैसा कि आपने भी बताया कि देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है एक तरीके से, तो उसको रोकने के लिए या गार्जियन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर एक संदेश जो है वो आप क्या देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि पहला तो हम सभी के दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम अपनी जितनी भी हमारी भारतीय संविधान में जो हमें जिम्मेदारियां दी हैं, हम उसका पालन करें। जो हमारे माता पिता, जितने भी गार्जियन जो हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं जी, वो सिर्फ बच्चे के दिमाग में वैभव के दृष्टि से, पैसे के दृष्टि से, पद की दृष्टि से आगे बढ़े, उसके साथ ही साथ वो संस्कार की दृष्टि से भी आगे बढ़े, इसका भी बीजारोपण करें। माता पिता खुद भी पैसे की होड़ में इतना पड़ जाते हैं। आप घरों पे देखिएगा आजकल, जैसे ही किसी भी माता पिता को ये है कि अच्छा हमें अपने ऑफिस का काम करना है, वो खुद उठा के मोबाइल बच्चे के हाथ में देते हैं कि अच्छा तुम मोबाइल चला लो, हम अपना काम कर लें। किचन का काम है तो पकड़ा, किचन का काम करना है, मोबाइल दे दिया, रिमोट दे दिया, अच्छा टीवी देख लो, ये कर लो। तो थोड़ा सा माता पिता भी पैसे को किनारे करके थोड़ा सा समय परिवार को दें, बच्चों को दें। ऐसे बहुत से, क्योंकि मैं कई बार कुछ सेशंस के चक्कर में या बाकी में बच्चों से मिलता हूं, उनसे बातें करता हूं। आप विश्वास करिए, जितना हम आज के यूथ को गलत समझते हैं वो उतना है नहीं, उसको बनाया गया है, उनको बनाया गया है। और उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन माता पिता की, जिन्होंने उन बच्चों को
एकदम अकेला छोड़ दिया है। जी। आप विश्वास करिए, उन बच्चों का दुख हम लोग नहीं समझ सकते हैं, जो अपने माता के लाड़ के लिए सिर्फ ललाहित है कि माँ आके एक बार मेरे को लाड़ से प्यार कर ले। उस माँ के पास समय नहीं है, वो दिन भर खुद रील में, मोबाइल में लगी हुई है। उस पिता के पास समय नहीं है, वो ऑफिस में पैसे में लगा हुआ है। वो बच्चा अकेला मजबूरी में मोबाइल चला रहा है। उसको प्ले ग्रुप में छोड़ दिया गया, वो सुबह से दोपहर तक वहीं पे बैठा हुआ है, चीजें, तो वो एक अलगाव वाली स्थिति कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये पैसे की होड़ में अपने बच्चे को दरकिनार ना करें, उसके लड़कपन को, उसके बाल्यावस्था को ना करें। आप अधिकांश बच्चों से कभी खाली बैठ के अगर बात करेंगे, जो आज की जनरेशन जिनको हम कहते हैं, तो आपको उनका ये दुख सुनने को मिलेगा कि उनको जो माँ का प्रेम मिलना चाहिए, जो पिता का प्रेम मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। क्योंकि माता पिता ने कि हम बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, अपने बाबा दादी को, उनके परिवार को भी हटा के एक अपनी अलग से फैमिली बना ली। वो जॉइंट फैमिली को छोड़ दिया तो उनको वो बाबा दादी का भी जीवन में प्यार नहीं मिला। अब आप सोचिए कि हमें जो मामा से लाड़ मिला, वो आज के बच्चों नहीं, जो नाना नानी से मिला, वो उनको पता ही नहीं है, नहीं पता है, वो पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक अलगाव वाली जो स्थिति है इन चीजों को लेकर के, उसकी वजह से बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में, मेंटल ट्रॉमा में या गलत संगति में चले जाते हैं, क्योंकि उन पर प्रॉपर कोई अटेंशन नहीं रहता है। तो ये गार्जियन की बहुत एक बेसिक जिम्मेदारी हो जाती है कि इस चीज को समझे, इस चीज को जाने। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतनी ब्रीफ डिटेलिंग में अपना काम किया था जी, तो बहुत अच्छा लगा जी। बिल्कुल, और आशा करते हैं आगे से फिर से एक सेशन रखेंगे और भी कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।